नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिसेंट की कुछ डेवलपमेंट है उनको देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। सबसे पहले तो हाल में ऐसे आर्गुमेंट आ रहे हैं, हाल में ही नहीं बहुत पहले से ही ऐसे आर्गुमेंट सुनने में आ रहे थे कि अगले साल जो होगा वो यूएस की इकोनॉमी के लिए बहुत खराब होगा। यूएस की इकोनॉमी अगले साल रिसेशन में आ जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा, इस तरीके के आर्गुमेंट बहुत पहले से दिए जा रहे हैं, लेकिन रिसेंट में क्या हुआ है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इस तरीके के आर्गुमेंट और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं जो इस आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई ने भी हमारे यहाँ कॉशियस किया है अभी रिसेंट की जो ग्लोबल इकोनॉमी की डार्कनिंग है उससे रिलेटेड चीजों के बारे में, और कहा है कि भले ही इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यूरोप की इकोनॉमी कैसे हम लोग को हाल में फायदा पहुंचा सकती है, ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि 70% चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर यूएसए रिसेशन में चला जाए। लास्ट मंथ इसकी परसेंटेज 65 बताई जा रही थी और उससे पहले अगर आज से 6-7 महीने पहले की बात करें तो सिर्फ 35 से 40% इसकी चांसेस बताई जा रही थी। ब्लूमबर्ग जो है वो इस तरीके के सर्वे करता है हर महीने, उसमें की जो परसेंटेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 0.3% सिर्फ ग्रोथ रेट होगी यूएसए की इकोनॉमी की नेक्स्ट ईयर, और ये सब जो हो रहा है इसका कारण बताया जा रहा है यूएसए का जो फेडरल बैंक है वो। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभी फेडरल बैंक इसको सुधारने के लिए कुछ करेगा भी नहीं। दरअसल हुआ क्या है कि फरवरी में रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है, उसके बाद जो यूएस डॉलर है वो बहुत तेजी से गिरने लगता है और इन्फ्लेशन जो है यूएसए में बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ऐसे टाइम पे कंट्री क्या करती है वो मैंने आपको बताया है कि उनके आज उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक बाकी बैंक्स को लोन देती है वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि लोगों का भी लोन महंगा हो जाता है और इसकी वजह से लोन कम लेते हैं लोग और खर्चा कम करते हैं। खर्चा कम करते हैं तो डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती है तो फिर प्राइस कम होने लगता है, इन्फ्लेशन कम होता है। हालांकि इससे इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आता है लेकिन इसकी वजह से एक नेगेटिव भी इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, वो ये कि इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो कम होने लगती है। अगर आप लोग ने जीडीपी का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो उसमें सी प्लस आई प्लस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सब होता है ना, तो उसमें जो सी है वो क्या है, वो कंजप्शन है। तो जाहिर सी बात है जब कंजप्शन कम होगा तो ग्रोथ रेट है वो भी डाउन जाएगा। तो ऐसा ही किया यूएसए ने, यूएसए के फेड बैंक ने उसका अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया और उससे इन्फ्लेशन जो है वो कम होने लगा लेकिन जीडीपी भी नीचे जाने लगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर रिसेशन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है यूएस इकोनॉमी में। नाउ रिसेशन आप लोग को बता दूं कि देखो रिसेशन जो है वो कुछ नहीं होता, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो अगर नेगेटिव में चला जाए तो उसको हम लोग कहते हैं रिसेशन। लेकिन ऐसा नहीं है तुरंत कह देते हैं, एक थंब रूल है कि 2 क्वार्टर तक यानी 6 मंथ तक अगर आप लोग की जो जीडीपी है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब आपकी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में है। इसके अलावा रिसेशन जो होता है ना वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ गलत हो रहा हो इकोनॉमी में तो ही आता है। इकोनॉमी की साइकिल भी होती है, इकोनॉमी जो है वो राइज करती है, राइज करती है, फिर एक टाइम आता है जब ये पीक पे पहुंच जाती है, फिर वहां से ये डाउनफॉल करने लगती है और रिसेशन में चली जाती है, फिर ये लो बनाती है और फिर वहां से रिबाउंड करती है, दोबारा ऊपर की ओर आने लगती है। तो एक तो होता है कि ये साइक्लिकल रिसेशन जो होता है वो, दूसरा होता है कि अचानक से आपकी इकोनॉमी में कुछ गलत हो जाए, जैसे कि कोविड का इंपैक्ट हो गया या फिर रशिया यूक्रेन वॉर का असर हो गया आपकी इकोनॉमी पे। इस तरीके के कुछ इवेंट जो होते हैं उनकी वजह से भी रिसेशन आ जाता है इकोनॉमी में। तो और इसके अलावा दो टर्म और होते हैं, स्लो डाउन और डिप्रेशन, उसको भी देख लो। स्लो डाउन जो होता है वो ये होता है कि आपकी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन पहले जितनी तेजी से जीडीपी बढ़ रही थी अब ये उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है, जबकि रिसेशन में ये होता है कि आपकी जो जीडीपी है वो बढ़ने की जगह कम होने लगी। आपका देश पहले 100 रुपए कमा रहा था तो अब सिर्फ 80 रुपए कमा रहा। इसके अलावा तीसरा जो टर्म होता है वो डिप्रेशन। डिप्रेशन कुछ नहीं होता, बहुत लंबे टाइम तक अगर रिसेशन रह जाए यानी बहुत लंबे टाइम तक किसी देश की इकोनॉमी कम होने लगे तो उसको कहा जाता है डिप्रेशन। नो ये सब तो ठीक है, इसके अलावा एक नई चीज बताई जा रही है कि यूएस का अगर ये जो रिसेशन है ये अगर आता है तो इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो इसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे भी अच्छा नहीं पड़ेगा। और आज का जो टाइम है, ग्लोबलाइजेशन का जो टाइम है, इसमें किसी भी देश की इकोनॉमी के साथ कुछ गलत होता है तो जाहिर सी बात है सारी कंट्रीज पे उसका असर पड़ेगा ही, और खास करके जब बात हो यूएस की तब तो ये असर ज्यादा पड़ेगा। इंडिया के साथ क्या चीज है कि इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है अपनी सर्विस यूएस को, जिसकी वजह से अब होगा क्या कि यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन आएगा तो ये जो एक्सपोर्ट है ये भी कम हो जाएगा, यूएस की तरफ से उतनी डिमांड नहीं आएगी तो इस वजह से इन कंपनीज पे असर पड़ेगा।
इसके अलावा दूसरा जो इंडिया बाकी तरीके के एक्सपोर्ट करता है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी सेम वजह से। और इन दोनों वजह से आईटी कंपनीज हो गई या फिर बाकी एक्सपोर्ट हो गया, इन सब में जब गिरावट देखने को मिलेगी तो इंडिया की जो कंपनीज जो इस काम में इन्वॉल्व है उनके पास जब काम होगा नहीं उतना, तो जाहिर सी बात है वो जॉब से निकालेंगे लोगों को। और सेम चीज देखने को मिलेगी उन लोगों के लिए भी जो इंडियंस यूएसए में काम कर रहे हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनीज आज के टाइम में यूएसए में ऐसी हैं जो ले ऑफ कर रही हैं, जो जॉब से निकाल रही हैं, अपने लोगों को फायर कर रही हैं। इस तरीके की न्यूज आप लोग काफी सुन रहे होंगे। तो ये सब चीजें जो हैं इसका असर और ज्यादा बढ़ जाएगा और इंडिया पे भी इसका असर पड़ेगा। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए रिसेंटली आरबीआई ने ये कहा है कि हम लोग को काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। रिसेंटली आरबीआई ने अपनी स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें आरबीआई ने कहा है कि हालांकि इन्फ्लेशन थोड़ा डाउन जा रहा है लेकिन ये उतना भी कम नहीं है, इसकी तरफ से जो ध्यान है वो हटा दिया जाए। इसीलिए आरबीआई ने अभी हाल के उसकी जो एमपीसी मीटिंग थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें 35 बेसिस पॉइंट अपना जो रेपो रेट था वो बढ़ा दिया था। और आज के टाइम पे जो रेपो रेट है आरबीआई का वो है 6.25%। तो आरबीआई भी अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा और खोला जाए और ओपन किया जाए और दोबारा से जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, उनको चालू होने दिया जाए। ये भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है इन्फ्लेशन को लेके। एक और आर्टिकल हाल में ऐसा छपा था कि इंडिया जो है वो अपना रेजिलियंस था उसका वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि लास्ट के महीने में जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था इंडिकेटर्स को, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, उतना देखने को नहीं मिला। एक्सपोर्ट के बारे में इस आर्टिकल में लिखा है कि ये ईयर और ईयर बेसिस पे हम लोग देखें तो नवंबर के महीने में सिर्फ 0.6% ज्यादा है पिछले साल से, और वहीं अक्टूबर के महीने में ये हम लोग देखें तो 16.7% कम है पिछले साल से। इसके अलावा इंपोर्ट भी बढ़ा है, 5.4% से इंपोर्ट बढ़ा है हम लोग का पिछले ईयर के कंपैरिजन में नवंबर में। तो कहने का मतलब है कि जो इम्प्रूवमेंट है वो तो हो रही है लेकिन जो पेस है वो बहुत ज्यादा कम है। और आने वाले टाइम में जब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो होगी वो रिसेशन में होगी, तो उसके वजह से ये जो पेस है, ये जो लोअर पेस है, ये भी नहीं रह जाएगा। फिच रेटिंग एजेंसी जो है उसने हाल में ही इंडिया का जो एनालिसिस करते हुए ये माना है कि हाँ, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इंसुलेटेड है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बाहर की एक्टिविटीज से। लेकिन फिर भी इसका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिजिकल डिफिसिट का टारगेट था 6.4% का इस बजट में, वो मिस कर जाएगा और 6.6% का फिजिकल डिफिसिट टारगेट रहेगा इस साल के लिए। इसके अलावा इसका कहना है कि जो ओवरऑल डेफिसिट है कंट्री का वो 9.8% लास्ट ईयर जो था उससे कम होकर 9.6% होगा इस साल का। ये जो टारगेट मिसमैच है सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट का, इसका ये कारण बताता है कि फूड प्राइसेस का राइज होना और जो फर्टिलाइजर में गवर्नमेंट ने हैवी सब्सिडीज दी है उसकी वजह से है। इंडिया के लिए जो रेटिंग दी है फिच ने वो BBB दी है। इस रेटिंग के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो देखो, दरअसल फिच जो है वो एक तरीके से रेटिंग एजेंसी है। ये बाकी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बताती है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना ठीक है और यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपको रिटर्न उतना ना मिले, आपके पैसे का फायदा आप लोग को ना मिले। के अलावा दो और इम्पोर्टेंट रेटिंग एजेंसी है, उनके बारे में भी देख लिया करो आप लोग। मूडी है और दूसरा S&P ग्लोबल है। ये जिसको सबसे अच्छा कहता है उसको रेटिंग देता है AAA यानी AAA। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे इसकी रैंकिंग होती है वो AA, यानी ये AAA से थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा सेफ होता है। उसके बाद A रेटिंग होती है, ये थोड़ा और रिस्की होता है, ये थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है पिछले दो से, लेकिन बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर देख के इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। उसके बाद अगली जो इसकी रेटिंग होती है वो होती है BBB की। इसमें भी ये कहता है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये मीडियम क्लास एंटिटीज होती हैं जो कि इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके बाद जितने होते हैं यानी BBB के बाद जितने होते हैं, BB रेटिंग हो गई, B रेटिंग हो गई, CCC रेटिंग होगी, इसमें ये कहता है ये लोग इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं है इस समय। ओके, तो ये फिच का क्राइटेरिया है, इस बेसिस पे फिच बाकी इन्वेस्टर्स को बताता है। इंडिया के लिए इसने BBB की रेटिंग दी है। उसके अलावा एक और न्यूज मैं यहाँ आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ। दरअसल हुआ क्या है कि हाल में यूरोप में लेबर शॉर्टेज बहुत ज्यादा देखने को मिली है। दरअसल हुआ क्या था कि कोविड आया था, कोविड की वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी। कोविड के बाद दोबारा बिजनेसेस शुरू होने लगे, तो जो लेबर्स थे पहले जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हुई थी वो लोग छोड़ के चले गए थे। तो अब हुआ क्या है कि दोबारा से कोविड खत्म हुआ है, दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई है कंट्री में, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि दोबारा जो स्किल्ड लेबर्स है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये लोग रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि फिनलैंड हो गया, यूके हो गया, जर्मनी, जहां पर लेबर शॉर्टेज का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, इन सब कंट्रीज ने इंडिया से बात करनी शुरू की है कि आपके यहाँ के जो स्किल्ड लेबर्स हैं उनको यहाँ पर आप लोग भेजो, हम लोग उनको जॉब देंगे यहाँ पर। फिनलैंड का यहाँ पर ये आर्टिकल है, आप लोग देख सकते हैं। फिनलैंड ने प्लान किया है कि टोटल
जो इमिग्रेंट्स हैं इनके यहाँ पर जो काम करने आते हैं उनको उनके नंबर्स को ये लोग डबल कर देंगे और जो स्टूडेंट इमिग्रेंट्स हैं उनके नंबर्स को ये लोग ट्रिपल कर देंगे। तो इंडिया जिसका सबसे ज़्यादा डायस्पोरा है बाहर की कंट्रीज में और इंडिया के पास स्किल्ड लेबर भी ज़्यादा है, वो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनको काम मिल सकता है, जो कि एक बड़ा इशू भी है कंट्री के लिए। आज के टाइम में जॉब से बड़ा इशू है कंट्री में। तो ये जो प्रॉब्लम है यूरोप की, ये हम लोग को इस चीज़ में हेल्प कर सकती है और इसका फायदा कंट्री को उठाना चाहिए। ये भी एक छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने सोचा इसी में इंक्लूड कर दूँ। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहाँ करेंगे खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।